नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आज अपने हम हेल्थ प्रोग्राम में आपको बताएंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। कई बार ये देखा जाता होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे हेयर अपने ट्रांसप्लांट कराने हैं, किस तरह के डॉक्टर को चुनना है, कहाँ चुनना है। कई बार ये देखा जाता है कि आप लोग गलत डॉक्टर का चुनाव कर लेते हैं। किसी को कहते हैं कि मैंने वहाँ सुना था, उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो आज आपको इस प्रोग्राम में बताया जाएगा कि अगर आपको ठीक से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना है तो आपको कहाँ जाना है, और अगर कोई परेशानी इसके बाद आती है तो आपको क्या करना है, कितने दिनों में बेटर रिजल्ट आता है, और भी बहुत से महत्वपूर्ण सवाल हमारे इस प्रोग्राम में हैं जो आपको आज बताए जाएंगे। इसलिए आप हमारे प्रोग्राम को ठीक से देखते रहिए। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण त्यागी जी हैं। स्वागत है सर। डॉक्टर वरुण आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। हेयर ट्रांसप्लांट आखिर क्या है, कितने प्रकार का होता है हेयर ट्रांसप्लांट, कौन क्वालिफाइड पर्सन हेयर ट्रांसप्लांट को कर सकता है, हेयर ट्रांसप्लांट को करने के लिए अस्पताल में क्या जरूरी होना चाहिए, किस प्रकार से ठीक डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चुने, क्या रिस्क हो जाते हैं अगर हेयर ट्रांसप्लांट गलत तरीके से हो जाए, क्या हेयर ट्रांसप्लांट लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, हेयर ट्रांसप्लांट का असर ठीक से कितने दिनों में आता है, क्या महिलाएं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती हैं, किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। अक्सर गलत खान-पान, धूल मिट्टी और प्रदूषण के कारण से लोगों के बाल झड़ने लगते हैं। कुछ मामलों में तो संतुलित आहार या फिर छोटे मोटे उपचार लेने से बाल झड़ना कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल तकनीक है जिसमें त्वचा विशेषज्ञ यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट सिर के पीछे वाले भाग या फिर शरीर के किसी भी अन्य भाग से बाल लेकर गंजेपन वाली जगह पर ट्रांसप्लांट करते हैं। हालांकि कई लोगों को इस ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारियां नहीं हैं, इसलिए वे इसे लेने से घबराते हैं। तो चलिए आज हम आपको समझाते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि बाल प्रत्यारोपण क्या है और इसे कैसे किया जाता है। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, जो विषय आज हमने चुना वो बेहद जरूरी है। कई बार ये देखा जाता है कि लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट ठीक से नहीं हो पाता है, उसके बाद बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। कई बार ये देखा जाता है इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग भी देखी जाती है। तो आज आपको बताया जाएगा, हर सवाल के बारे में जवाब दिया जाएगा। आप लोग ठीक से देखते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को। सर, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन आखिर है क्या? सुनील जी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन या बालों का प्रत्यारोपण बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम किसी भी अन्य अंग का प्रत्यारोपण होता है शरीर में या सुनते हैं। इसमें हम अपने ही शरीर के एक भाग के बाल को लेकर के उस जगह पे प्रत्यारोपित करते हैं जहाँ पे हमें उसकी आवश्यकता है। तो ज़्यादातर जैसे पुरुषों में अगर देखा जाए तो एक एज के बाद सामने के बाल कम होने लग जाते हैं और कुछ समय के बाद वो ट्रीटमेंट के बावजूद भी वापस उगाना या वापस उनको लाना संभव नहीं रहता। उस समय हमारी मदद के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन आता है। हम बाल को अपने शरीर के सर के पिछले हिस्से में से निकाल करके जड़ समेत और उसको आगे प्रत्यारोपित कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पे दोबारा से बाल उगने शुरू हो जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि एक उम्र के बाद अगर अंदाज़ा लगाया जाए 35, 38, 40 साल में ऐसा होता है कि बाल जले जाते हैं, और तब उस समय चिंता होती है किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो अपने बालों का हेयर ट्रांसप्लांटेशन हम लोग करा सकें। सर, ये कितने प्रकार का होता है? हेयर ट्रांसप्लांटेशन ज़्यादातर दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसके अंदर हम एक एक बाल निकालते हैं जड़ समेत और उसको हम आगे लगाते हैं। एक होता है स्ट्रिप मेथड। ये मेथड पहले ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अब आजकल इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा रक्तस्राव होता है, खून ज़्यादा निकलता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत रहता है और ये थोड़ा ज़्यादा गंभीर प्रोसीजर होता है। तो इस मेथड में हम एक पट्टी काटते थे सर के पीछे से, उसमें से बाल निकालते थे, उनको आर्टिफिशियली कट करके सेपरेट करते थे और फिर उनको जड़ों को हम सर में लगाते थे।
तो फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, जिसमें कि सर्जन की एक्सपर्टीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत से वो करा जाता है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। स्कारलेस सर्जरी भी हम उसको बोलते हैं, यानी कि कोई भी निशान देख के कोई नहीं बता सकता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। बिल्कुल, आपने बताया कि बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है जब इस प्रकार से हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। सर, कौन से डॉक्टर्स क्वालिफाइड होते हैं इस प्रकार के हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए? जी, ये चीज़ जानना आपके दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमने देखा है अखबार में एडवर्टाइजमेंट देख के बहुत से लोग मिसगाइड हो जाते हैं और गलत जगहों पे पहुंच के अपने काफ़ी नुकसान करा लेते हैं। तो जो गाइडलाइंस के हिसाब से केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑथराइज हैं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि प्रॉपर एमडी स्किन एंड बीडी होते हैं और जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में और हेयर ट्रीटमेंट्स में, और दूसरा प्लास्टिक सर्जन। केवल यही 2 ब्रांचेज हैं जो टेक्निकली अलाउड है जिनको हेयर ट्रांसप्लांट करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत सारे क्लिनिक्स या स्पा सेंटर्स या बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे टेक्नीशियंस, इवन डेंटिस्ट या अन्य लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जो कि अनक्वालिफाइड हैं, जिनको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग प्राप्त नहीं है, और उनके द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट करने पे काफ़ी रिस्क भी हो सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आज के टाइम में ये देखा जाता है कि हम लोग एड्स देखते हैं अखबारों में, चैनल्स में कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए कहते हैं कितना अच्छा ऑफर दे रहे हैं, आप आ जाइए, लोग चले भी जाते हैं और उसके बाद देखा जाता है रिजल्ट्स निकल कर नहीं आते हैं। इसलिए दर्शकों, डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, और सर ने कहा कि प्लास्टिक सर्जन और बताया डर्मेटोलॉजिस्ट, ये 2 लोग ही ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन को कर सकते हैं। अगर आप तीसरी जगह कहीं जाते हैं तो आप अपने लिए कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं और रिजल्ट्स भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगी। मोटी बात है, इसलिए हमने आपको बता दी। सर, अस्पताल में या जहाँ हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है वहाँ पर क्या क्या सुविधा उपलब्ध होना बेहद ज़रूरी है? देखिए, वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही सेफ और बहुत ही सुरक्षित सर्जरी है, लेकिन सर्जरी ही होती है, तो इसलिए किसी भी सर्जरी के लिए ध्यान रखे जाने वाली जो बातें होती हैं वो इस सर्जरी के लिए भी लागू हैं। जैसे कि एक साफ सुथरा ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ना हो, प्रॉपर ट्रेंड नर्सेज जिनको दवाई कैसे लगानी है, कैसे इंजेक्शन लगाने हैं, ये प्रॉपरली पता हो। हमारे पास में इमरजेंसी का सारा सामान उपलब्ध होना चाहिए कि अगर किसी मरीज को कोई रिएक्शन हो जाता है या कोई दवाई से रिएक्शन हो जाता है तो उसको लगाने के लिए जो टीके चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इत्यादि सारा सामान हमारे पास वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। और ये सब चीज़ें केवल एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल ही अपने अंडर में एकत्रित करके रख सकता है और उसको पता होता है कि किस मरीज के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो यही सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी होता है इस सर्जरी के लिए। मतलब जो बेसिक्स चीज़ हैं वो होना बेहद ज़रूरी है और ठीक सा अस्पताल हो, क्योंकि बाई चांस ये देखा जाता है कि अगर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं तो ज़िंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। सर, आपने ये बात बता दी, लेकिन मैं इस सवाल में एक सवाल और जोड़ता हूँ। आपने कहा कि कई बार ये देखा जाता है अनक्वालिफाइड लोग इस तरह के प्रोसेस को करते हैं, एचटी को, और हम लोगों ने बताया कि एड्स में होता है, कुछ अस्पताल ऐसे हुआ, स्पा सेंटर्स में भी ऐसा चलता है। अगर कोई अनक्वालिफाइड इसको करता है और ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाता है तो आगे चल के कैसे दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो हम बात करते हैं जब ऑपरेशन किया जाता है तब क्या दिक्कत हो सकती है। अनक्वालिफाइड लोग अक्सर ऐसी जगहों पे प्रोसीजर करते हैं या सर्जरी करते हैं जहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता, उनके पास प्रॉपर ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर नहीं होता, उनके पास में किसी भी तरीके के प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। तो इन्फेक्शन होने की वजह से मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मरीज़ का जो सर है उसमें पूरे इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, अखबार में आप लोगों ने रिपोर्ट्स देखी होंगी कि डेथ ऑन टेबल या ऑपरेशन कराने के 1 या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इन्फेक्शन से डेथ तक हो सकती है मरीज़ की। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी अनट्रेन्ड प्रोफेशनल ने हेयर ट्रांसप्लांट कर भी दिया तो इस चीज़ की बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है कि वो जो बाल लगाए गए हैं वो आगे ग्रो करेंगे। ज़्यादातर केसेस में वो बाल ग्रो ही नहीं करते, या अगर वो ग्रो भी करते हैं या वो उगते भी हैं तो उनकी डायरेक्शन इतनी ख़राब होती है कि आप हेयर लाइन नहीं बना सकते, यानी बाल काटना मुश्किल हो जाता है। तो वो देखने में बहुत हास्यास्पद लगता है और दूर से देख के उसको कोई भी बता सकता है कि ये गलत तरीके से किया गया हेयर ट्रांसप्लांट है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि अगर ठीक से कोई नहीं करता है तो बिल्कुल बाद में उसके जो रिजल्ट्स निकल कर वो आते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। कैसे हम लोग चुनाव करें, कैसे जानें ये मतलब एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, ये हमारा एसटी कर सकता है?
जब भी आप किसी डॉक्टर के पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएं तो ये ज़रूर देख लें कि या तो वो प्लास्टिक सर्जन यानी कि MCH डिग्री वाले हों, या वो MBBS MD या DVD हों यानी कि MD स्किन एंड VD। अगर इसके अलावा कोई भी डिग्री वाले डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप उनसे एक बार उनकी डिग्री की पूरी डिटेल लें, क्योंकि इन 2 डिग्री यानी MCH प्लास्टिक सर्जरी और MD स्किन एंड VD के अलावा कोई भी डॉक्टर टेक्निकली इस चीज़ को करने के लिए ऑथराइज नहीं है, अनटिल अनलेस उन्होंने बहुत विगरस ट्रेनिंग ना ली हो हेयर ट्रांसप्लांट में। तो अगर कोई ऐसी बात बताते हैं तो उनके पास ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स होंगे, आप वो सर्टिफिकेट्स देखें, उनको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आप जहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया आप वहाँ कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि क्या इन डॉक्टर साहब ने आपके यहाँ ट्रेनिंग की हुई है। जब आपकी तसल्ली हो जाए उसके बाद ही आप हेयर ट्रांसप्लांट जैसे प्रोसीजर के लिए प्रोसीड करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है कि आप डॉक्टर का चयन बिल्कुल ठीक से करें, और कई बार ये देखा जाता है गलत डॉक्टर का चयन करने पर परेशानियां हम लोगों की आगे आ जाती हैं। सर, ये अधिकतर देखा जाता है कि पुरुष लोग, लड़के लोग कहा जाए, या मेंस में देखा जाता है हेयर ट्रांसप्लांट बहुत देखा। क्या महिलाएं भी, लड़कियां भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा सकती हैं? जी, आज की डेट में हेयर लॉस की प्रॉब्लम मेल्स और फीमेल्स दोनों में लगभग बराबर है, और फीमेल्स में जो हेयर लॉस के कारण है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं आदमियों से। जहां मेल्स के अंदर पैटर्न बाल्डनेस एक कॉमन फिनोमिना है जो हार्मोन्स की वजह से होता ही है, फीमेल्स में स्ट्रेस, थायराइड और अन्य भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हेयर लॉस होता है। फॉर्चुनेटली फीमेल्स के अंदर जो हेयर लॉस होता है वो ज़्यादातर केसेस में रिवर्सिबल होता है, यानी कि वहाँ बाल वापस आने के काफ़ी अच्छे चांस होते हैं। बट कुछ केसेस में वहाँ पर भी बाल वापस नहीं आते, तो उन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट करना ही एक मात्र ऑप्शन बचता है। और फीमेल हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी बिल्कुल मेल हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तरह किया जाता है, और वो भी काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। तो इसको करने के लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत एक्सपर्ट और क्वालिफाइड सर्जन या क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ही इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब फिर वही बात निकल कर आ रही है कि किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना है अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहना है। लेकिन सर, आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो गया किसी का, कितने दिनों में एक रिजल्ट निकल कर आता है कि बाल हमारे ठीक हो गए हैं? ये कितने दिनों में हमको जज करना है? अक्सर ये देखा जाता है, लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचते हैं कि जैसे ही ट्रांसप्लांट होगा तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर आपके बाल आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम ट्रांसप्लांट करके बाल लगाते हैं उनकी केवल जड़ें हमारे काम की होती हैं, जो ऊपर का बाल वाला हिस्सा है वो थोड़े दिन में 1 से 1.5 महीने में झड़ जाता है। उसके बाद उन जड़ों में से ग्रोथ शुरू होती है जो कि 0.1 to 0.3 मिलीमीटर पर डे होती है, यानी कि पूरे महीने में आपका जो हेयर ग्रोथ है वो 3 से केवल 9 मिलीमीटर ही होगा, और 6 से 7 महीने लगते हैं प्रॉपर रिजल्ट्स आपको आने में। तो हमें लगभग 6 से 7 महीने तक मल्टीविटामिन और कुछ सिरम्स और लोशंस यूज़ करने होते हैं जो आपको डॉक्टर गाइड करते हैं। बीच में हम लोग कई बार कुछ PRP थेरेपीज भी देते हैं जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, और तब जाकर 6 से 7 महीने में प्रॉपर रिजल्ट्स आप उसको अचीव कर सकते हैं। कम से कम 6 से 7 महीने। दर्शकों, सर बता रहे हैं कि कम से कम 6 से 7 महीने HT करने के बाद आप लोगों को देखना चाहिए उसके बाद रिजल्ट्स आपके क्या आते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग देखते हैं कि 2 से 3 महीने में रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो उसी के बेसिस पर वो जज करने लगते हैं। हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोच रहे हैं या जिन्होंने कराया है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी सर्जरी है जिससे आपके फेस का, आपकी पूरी प्रोफाइल का, आपके पूरी पर्सनैलिटी का एकदम चेंज हो जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इसको करवाएं, क्योंकि अनक्वालिफाइड जगह से कराने में 2 नुकसान हैं आपके। पहले तो आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होगा, बाल नहीं उगेंगे। दूसरा, आपका जो पैसा और समय है वो बर्बाद हो जाएगा, जिसकी भरपाई करना मुमकिन नहीं है। तो मेरी सलाह सभी को यही है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट हो या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हो या किसी भी तरीके की कोई भी कॉस्मेटिक आप अगर सर्जरी करा रहे हैं, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से ही सलाह लें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि यही वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जो इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हैं और आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल, सर कह रहे हैं प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही आपको जाना है अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, और वो भी एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। आप उनकी डिग्री के बारे में पता कर सकते हैं, सर ने बताया, कॉल करके जहाँ से उन्होंने पास आउट किया है, जिससे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सर, ये सवाल आपने बता दिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। कुछ सवाल मैं हट कर पूछ रहा हूँ। कई बार लोगों को शिकायत रहती है उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, कहा जाता है कि मौसम ऐसा है, या कोई अब कोविड के बाद ये देखा गया लोगों के हेयर फॉल बहुत हुए। ऐसे लोगों को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोविड ही नहीं, कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में होता है, चाहे वो टाइफाइड है,
चाहे बुखार ही है क्यों नहीं, उसके बाद में भी हमारे को हेयर फॉल होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। क्योंकि शरीर पे जब भी दबाव पड़ता है तो बाल झड़ना, नाखूनों में सफ़ेद निशान आना, ये एक कॉमन सी चीज़ होती है जो शो करती है कि बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है। सबसे पहली चीज़ हमें अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। हमारे बाल, नाखून ये बनते हैं प्रोटीन और कैल्शियम से, तो रोज़ ज़रूर दूध पिएं 1 गिलास। आप अपने प्रोटीन का ध्यान ज़रूर रखें। जो लोग शाकाहारी हैं वो दिन में 2 कटोरी दाल ज़रूर पिएं, 1 कटोरी सुबह चने या अंकुरित दाल ज़रूर खाएं। जो लोग मांसाहार लेते हैं या अंडा खा लेते हैं वो लोग डेली 2 अंडे, 1 गिलास दूध और साथ में 1 कटोरी चने अगर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये डाइट अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो ये ज़्यादातर केसेस में हेयर फॉल आपका रिवर्स हो जाएगा। थोड़े दिन बाद वो बाल आपके रुक जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। पर ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो न्यूट्रिशन पे ध्यान ना दे करके ट्रीटमेंट, शैम्पू, लोशंस पे ध्यान देते हैं। तो मेरी सबको यही सलाह है कि आप पहले बेसिक्स ठीक करें। न्यूट्रिशन अगर ठीक नहीं है तो दवाइयाँ आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर वरुण ने आपको बताई है कि अगर आप ठीक से आहार नहीं लेते हैं तो आपको दवाइयाँ कोई काम नहीं करती। इसलिए प्रॉपर डाइट लेना, बैलेंस डाइट लेना बेहद ज़रूरी है और प्रोटीन रिच डाइट। सर ने आपने बताया कि एग जो लोग नॉनवेज लेते हैं, और आपने कहा चने, स्प्राउट्स भी ले सकते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। सर ये बातें आपने बहुत अच्छे से बता दी, लेकिन अगर किसी ने किसी अनक्वालिफाइड पर्सन से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लिया है तो किस किस तरह की परेशानियां उसके जीवन में आगे चलकर आ सकती हैं? सबसे पहली बात तो जो जिस पर्पज़ के लिए, जिस वजह से आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया यानी बाल उगाने के लिए, वो उगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर उन्होंने जितना यूनिट्स लगाए हैं उसमें से 80% नॉर्मली हम लोग कमिट करते हैं पेशेंट्स को जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है। ऐसे अनक्वालिफाइड लोगों के केस में उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो 20% भी रह सकता है, 40% भी रह सकता है और हो सकता है बिल्कुल भी ग्रोथ ना आए। दूसरा, अगर वो गलत डायरेक्शन में बाल लगा दिए या हेयर लाइन ठीक से नहीं बनाई तो आप कभी भी बाल ठीक से निकाल नहीं पाएंगे। एंड उस केसेस में हमें उसको रिकरेक्शन सर्जरी करनी पड़ती है। और रिकरेक्शन सर्जरी का मतलब हमें एक एक बाल जो उन्होंने लगाया है उसको एक एक करके निकालना पड़ता है पहले, और फिर दोबारा बाल लगाने पड़ते हैं, जिसमें कि डबल कॉस्ट आती है, ज़्यादा टाइम लगता है और वो समय और पैसे की बिल्कुल बर्बादी है। तो इसीलिए ऐसा काम ना करें, उससे बचें। हमेशा किसी भी ऐसे सेंटर पे जहाँ पे आपको लगता है, डाउट है कि डॉक्टर खुद नहीं कर रहे हैं या जो करने वाले डॉक्टर हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन नहीं है, तो उनके क्रेडेंशियल ज़रूर चेक कर लें। आप उनकी डिग्री चेक कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ से डिग्री किया है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, उसको क्रॉस चेक जरूर कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात ये भी बताई सर ने कि आप क्रॉस चेक ज़रूर करें और अनक्वालिफाइड पर्सन से आप बिल्कुल भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन अपना ना कराएं। ये बात सर आपने बता दी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में और इसमें निकल कर आ रहा है, क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर 60 साल से ऊपर के हैं, कहते हैं कि ज़्यादा उम्र होने के बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाता है, एज फैक्टर क्या इसमें कोई रोल प्ले करता है? एज फैक्टर का हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। सिर्फ हमें पेशेंट की फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस चाहिए होती है। यानी कि वो डायबिटिक नहीं होना चाहिए, हाइपरटेंसिव नहीं होने चाहिए, कोई मेडिकेशंस नहीं अगर उनकी चल रही हैं, तो किसी भी एज में हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और रिजल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। इवन 65 ईयर्स की एज में भी ट्रांसप्लांट जिन पेशेंट्स का किया जाता है उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। बस आपका मेडिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, आपकी कोई हार्ट की कोई दवाई नहीं चल रही है, तो आप आराम से करा सकते हैं। उसके लिए आपके डॉक्टर पहले सारे टेस्ट कराते हैं। अगर फिट हैं आप तो किसी भी एज में, आप 60 70 में भी अगर आप फिट हैं तो आपका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं, आपको कोई और बीमारी है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी परेशानियां देखी जाती हैं। ये सवाल बेहद ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता ना कि उनको ये बीमारी है सर, तो आगे चलकर वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा पाते हैं या नहीं कराते। जिस प्रकार डॉक्टर वरुण आपको बता रहे दर्शकों कि डायबिटिक पेशेंट या हाइपर कोई भी बीमारी के हों, कार्डिक पेशेंट्स भी, मतलब किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो उन लोगों को HT वो लोग नहीं करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वरुण, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जो आज के समय में देखा जाता है, क्योंकि बहुत से दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनके मन में बहुत सारे सुझाव आए होंगे। गलत जगह चले जाते हैं, स्पा सेंटर में बहुत लोग जाते हैं, बहुत सी जगह देखा जाए सैलून में ही बात कही जाती है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, बहुत सारे रिबॉन्डिंग को लेकर, तमाम तरह के बालों को जो बात की जाती है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, चलते चलते आप क्या कुछ कहना चाहते हैं उनको? आप देखिए, बाल हमें भगवान ने एक बहुत ही ऐसी नेमत दी है जो हमें बाकी सब जीवों से अलग बनाती है। ये बाल हमें
एक ना केवल अपने चेहरे के ऊपर एक प्रोफाइलिंग देते हैं, बल्कि ये हमारी एक पर्सनैलिटी को पूरा का पूरा मोल्ड करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी दिखती है उससे। तो अपने बालों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी बालों के अंदर कोई भी ऐसी प्रक्रिया या क्रिया ना करवाएं पार्लर से या सैलून में जाकर के जिससे इनको डैमेज हो। ज़्यादातर ये लोग देखा गया है मैंने, आजकल लोग स्पा करते हैं, केराटिन करते हैं, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग करते हैं। ये सब नेचर के अगेंस्ट हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं तो आपको हेयर फॉल होगा बहुत ज़बरदस्त और फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सभी को ये सजेशन है, अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, बालों के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा ना करें, इन पे रीबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं, ज़्यादातर आई वॉश हैं, इनसे बालों को काफ़ी शदीद नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो इनसे बचने की कोशिश करें और अपने बालों को स्वच्छ रखें, न्यूट्रिशन प्रॉपर लें, और कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है हेयर से संबंधित तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ही जाकर के आप सलाह लेके प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। तो देखा आपने, डॉक्टर वरुण ने आपको बताया हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कितना ज़रूरी है, और बताया कि अगर आप किसी अनक्वालिफाइड से कराते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। सर ने बताया कि स्मूथनिंग, केराटिन करना ही बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और सर ने ये भी बताया कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, कोई बीमारी है, वो अपना एचटी नहीं करा सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी अगर लाइफ में अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं तो किसी अनुभवी डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाएं, और उस अस्पताल में जाएं जहां पर सभी आधुनिक उपकरण मौजूद हों। कई बार ये देखा जाता है बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं और आगे चल के परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।